मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं कि पहली बार मैं आपको बता रहा हूं। अरे माननीय सदस्य जी, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, आराम से, प्यार से सारी बातें होंगी। आप माननीय अध्यक्षा जी, आपको बल्कि पूरे सदन को सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किसानों का विश्वास कैसे है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उधम सिंह नगर में 22% गन्ना प्रतिशत इस बार बढ़ा है। सितारगंज में 22%, उधम सिंह नगर में 9% और किच्छा में 6%। जो हमारी सबसे बड़ी जो हमारी गन्ना बेल्ट है, खटीमा भी उधम सिंह नगर में ही माननीय मोहन का भी आता है, जिसमें 22% की मैंने वृद्धि बताई है। जमीन कैसे बढ़ाई खांच का? और नहीं, जो भाई साहब लोगों ने पिछले लगाना छोड़ दिया था ना, फिर लगाना शुरू कर दिया। भरोसा है कि सरकार पेमेंट समय पे देगी। तो मैंने और ये हाँ, और माननीय अध्यक्षा जी, आज समस्त सदन जो है चिंतित है। हम लोग भी गन्ना मूल्य जो है, जैसे ही हमको कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम उसको निर्धारित कर देंगे गन्ना मूल्य। लेकिन माननीय शहजाद जी ने, माननीय सदस्य जी ने अपने वक्तव्य में लिखा है कि गन्ना किसान जो है वो मजबूर है अपनी फसल देने के लिए किसान मिलों को। कोई भी किसान, क्योंकि मैं खुद इस बार 5 पेराई सत्र में, मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ कि कोई गन्ना मंत्री सारी चीनियों के पेराई सत्र में खुद रहा। मैं खुद वहां पर रहा, मैंने किसानों से इंटरेक्शन करी, मैंने गन्ना किसानों के साथ एक पहली बार ऐसा हुआ होगा कि गन्ना किसान सम्मेलन किया मैंने उधम सिंह नगर में, जहां पे पूरे जिले से किसान भाई आए थे और हमने कोशिश करी कि गन्ना किसानों को सुविधाएं दी जाए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही हमको कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, हम उसका गन्ना मूल्य निर्धारित कर देंगे। माननीय सदस्य श्री शहजाद जी तथा माननीय गन्ना मंत्री को सुनने के पश्चात नियम 58 की इस सूचना को माननीय अध्यक्षा जी अग्राह्य करती हूँ। माननीय हरीश सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे नियम 58 की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में जो देवी आपदा आई, 4 बार खुद स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस क्षेत्र का दौरा किया और बहुत सी योजनाओं में उनने आदेश भी किए, मैं उसका धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन वर्तमान स्थिति, बहुत से जो ये घोषणा थी 2013 के तर्ज पे, पर्वतीय क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, क्योंकि जहां पर इस बार आपदा आई है, माइग्रेशन के गांव, खोतिला जो गांव है, वहां पे हमारे दारमा, चौदास, ब्यास के जो माइग्रेशन के लोग हैं वो रह रहे हैं। और उनको मुआवजा देने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि भवन उनके जो है पैतृक भवन बने हैं उनके पुरखों के जमाने से, लेकिन जब वो जमीन देखते हैं तो जमीन सरकारी उसमें भूमि पे। और कई जगह पे ये भी है कि पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। एक मैं देख रहा था कि 10 साल पुराना बिजली का बिल। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि मकान हमने साल भर पहले बनाया, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति नहीं थी, मैंने साल भर पहले ही मकान बनाया और मकान बनाते ही आपदा आ गई और मेरा साल भर पहले का बिजली का बिल है। तो मैं ये चाहता हूं सरकार से कि जिस दिन आपदा आई उससे 1 महीने पहले का कोई भी वो अगर वहां पर प्रूफ दें, साक्ष्य दें, तो उसको मुआवजा दिया जाए। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, पिछले सरकार में भी मैं आपदा में बोलते रहा। मेरे दारमा क्षेत्र में जो उसमें आपदा आई थी, कुछ बरसात से, कुछ बर्फबारी से तमाम पुल टूट गए थे। जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी के माध्यम से और खुद मैंने भी उनके साथ बैठ के ये कहा कि भाई आप लोग खोलिए और हम आपको आपदा में इसका भुगतान करेंगे। सरकार कहती कि हमने पैसा दे दिया, लेकिन लोक निर्माण विभाग से दुर्भाग्य की बात है कि 2020-21 का अभी तक उनका जो है बॉन्ड नहीं बना है। और आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि हमारा विधायक जी भुगतान नहीं हो पाया। तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि आप उसमें भी निर्देशित करें। आज बहुत से, मैं आपको एक हमारा 14 वैली का जो है लाइफलाइन कहूंगा, थानीधार के जो सड़क है, आपदा खत्म हुई, आज जो है दिसंबर का महीना चल रहा, सितंबर में आपदा खत्म हो जाती, इस बार अक्टूबर तक चला, आज भी वो सड़क नहीं खुल पाई है। ऐसे कई गांव के जो है पैदल रास्ते हैं जिन रास्तों का जो है पुनर्निर्माण नहीं हो पाया। और एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है,
आपदा में पुल बह जाते हैं, रास्ता बह जाता है। जब हम आपदा में एस्टिमेट भेजते हैं तो आपदा से ये कहा जाता है कि पुनर्निर्माण नहीं होगा। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि भाई जो पुल बह गया आपदा से नहीं बनेगा तो सरकार उसको बनाने को तैयार नहीं तो कैसे बनेगा? आप लोगों ने कई बार देखा होगा सोशल मीडिया में स्कूल के बच्चे कहीं पर रस्सी पकड़ के आ रहे हैं तो कहीं नदी में जो है छलांग मारते हुए आ रहे हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मामला है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से बड़ा दिल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया, 4 बार आए, मैं उसमें दोष नहीं दे रहा हूं, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं, 4 बार आए, उन्होंने कई मामलों में घोषणा भी की है। मैं ये चाहता हूं कि जो सरलीकरण है, जो वहां पर दिक्कत आ रही हमें, कम से कम उसका निराकरण हो। और ये आपदा में हमारे सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं 60 से 65 परिवार इस बार खोतला में। लेकिन अगर हम नियम के हिसाब से चलते हैं, जिस हिसाब से आपदा का नियमावली है, तो केवल 20-25 परिवारों को ही मुआवजा मिल पा रहा है, बाकी के हमारे जो ST-SC के जो परिवार हैं वो वंचित रह रहे हैं। दूसरा, एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 2013 की तर्ज पर प्रति परिवार को, एक घर में रहने वाले प्रति परिवार को मुआवजा देंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि वो मुआवजे की श्रेणी में उनको लिया नहीं जा रहा। उनको कह रहे हैं कि आप 10 साल पुराना रिकॉर्ड दीजिए। मैं ये चाहता हूं भाई, हमारी एक मानवता है, और आप सब पर्वतीय स्थिति आप जानते हैं। एक घर हमने जो है, अब मेरे बुजुर्ग सही थे, उन्होंने एक घर बनाया 4 कमरे का, 4 बच्चे हो गए, बच्चे भी रोजगार रह गए। वो 4 कमरे 4 भाइयों के हिस्से आए, अलग अलग 4 लोग रह रहे एक परिवार में, परिवार स्तर में नाम अलग है, राशन कार्ड अलग है, लेकिन उनकी स्थिति नहीं थी कि वो दूसरा घर बना पाते। लेकिन जब वो मकान बह गया तो राजस्व विभाग कहती है कि भाई ये तो एक ही मकान है। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं सक्षम होता तभी तो मैं घर बनाता। अगर हम 1,01,900 अगर 4 को देंगे तो कहीं ना कहीं अन्याय होगा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की, अभी मैं सुन रहा था उस समय उत्तराखंड आंदोलन कई बातें कर रहे थे। उत्तराखंड की राज्य की मांग इसीलिए की गई थी कि यहाँ जो है पहाड़ की जो है जो समस्याएं हैं उसका निदान हो सके। और आज पर्वतीय क्षेत्रों में जो है जिस तरह की समस्याएं बन रही हैं, ये बड़ी विडंबना की बात है। और पिछले 20-21 के लोगों के जो, कोई बात नहीं भाई, देखिए फोन बजने के लिए है, माननीय अध्यक्ष जी का पीठ से निर्देश है। और सुनिए, ये आप लोगों ही मैं कह रहा हूं, आज तक का हमारा रिकॉर्ड है, हमने कभी फोन नहीं उठाया, गलती से हो रहा है। चलिए आप बोलिए। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो 20-21 के लोग भी हैं जिनका अभी तक पुनर्वास नहीं हो पाया, और एक दुर्भाग्य की बात है, मेरे यहाँ आपदा का मैं बताता हूं कि मेरे यहाँ छलमा छिरासोई गांव है, SC बस्ती है, उस बस्ती के लोगों को पुनर्वास कराया गया। पुनर्वास में उन्होंने जहां पर जमीन दी, राजस्व विभाग ने नहीं माना। राजस्व के पटवारी से लेकर उनकी इतनी हठधर्मिता थी कि उन्होंने गांव वालों की अनसुनी करी और दूसरी जगह पे जो है मैदान बना दिया, बोला यहां मकान बनाओ। दुर्भाग्य की बात, आज फिर उस जगह पर आपदा आ गई। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी दंडित कार्रवाई होनी चाहिए। भूवैज्ञानिक की हम टीम भेजते हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं जाते, वो दूर से जाके जो है अपने जो खाना पूर्ति है उसको कर देते हैं, जिससे कि फिर आपदा प्रभावितों को जो है आपदा का सामना करना पड़ता है। अभी हमारा फिर जो है हेमंत का समय आ रहा, बर्फबारी हो जाएगी। मैं दारमा वैली का इसलिए विशेष कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो है दारमा के जितने पुल बहे थे या जो हेमंत में टूट जाते हैं पुल हैं, अब जब हम माइग्रेशन के लिए मार्च के महीने में जाते तो हम गांव के प्रधानों से कहते हैं आप बना दो, हम आपको भुगतान करेंगे। लेकिन 2 सालों से वो वंचित हो रहा है। वो कहते हैं कि भाई हमें पिछले 2 साल से हमारा भुगतान नहीं मिला। जो गरीब लोग हैं, जो पैसे वाले हैं वो तो तराई में आ गए, नौकरी पैसे वाले भी तराई में आ गए। जो गांव में गरीब आदमी वही गांव में निवास कर रहा है। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, पशुपालक की आय दुगनी करेंगे, पशुपालक को उसके पशु के जो है दुर्घटना का हम मुआवजा नहीं दे रहे हैं, और उसको माइग्रेशन जाते समय उसके लिए हम रास्ते नहीं दे रहे हैं। आज मेरी विधानसभा में इस तरह के दुर्गम रास्तों के कारण 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई, और कई मामले अभी मैं देख रहा हूं कि 20-21 के जिनकी आपदा के तहत मौत हुई थी उनको मुआवजा नहीं मिला। एक बरम का मामला, एक SC का परिवार था, उस व्यक्ति का मेरे को भी फोन आया, मैंने कहा उसका पोस्टमार्टम भी हुआ, सब कुछ हुआ। पटवारी ने उसका पैसा इसलिए वापिस किया, पटवारी कहता है कि पोस्टमार्टम में यह नहीं लिखा है कि इसकी मृत्यु ऐसी हुई। भाई अब पटवारी निर्धारित कर रहा। कोई आदमी मट्टी के अंदर दब गया, बुजुर्ग आदमी था, तो दम घुटने से उसकी मृत्यु, उसमें लिखा है कि इसकी दम घुटने से मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री से जो 1 लाख अतिरिक्त मिलता वो तो वापिस कर दिया, उसके साथ साथ जो 4 लाख रुपए हम जो है मृत्यु पे देते हैं वो पैसा भी वापस कर दिया। मैं चाहता हूं कि पीठ से निर्देश हो, मजिस्ट्रेटी जांच हो, अगर गलत है तो गलत के खिलाफ कार्रवाई हो, अन्यथा जो इस तरह के जो घटनाएं हैं उनको मुआवजा दिया जाए।
मैंने 2020 में मैं खुद आपके ब्यास घाटी में जा रहा था। हमारे देखते देखते एक 24-25 साल का युवा जो है आपदा की चपेट में आके काली नदी में समा गया। उसकी अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली। उसके 2-3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। जब वो महिला हमारे सामने आती है, वो कहती भैया विधायक है, मेरा मुआवजा नहीं मिल रहा है। हम कहते क्योंकि हम भी कानून से बंधे हुए हैं, और पटवारी लिखने को तैयार नहीं। पटवारी ये कहता है कि ये बह के मरा। अगर हमारे राजस्व की टीम अगर खुद निर्धारण करने लगे कि इसकी मृत्यु ऐसे हुई, ये हुई है, तो पर्वतीय क्षेत्र में इससे बड़ा जो है एक गलत मैसेज जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इन तमाम मामलों में एक मजिस्ट्री जांच कराएं और इनको जो जिनको मुआवजा नहीं मिल पाया उनको मुआवजा दें। दूसरा, जो कई समय से हम लोग जो है आपदा प्रभावितों के पुनर्वास की बात कर रहे हैं, एक संज्ञान में ये भी आया कि जिनको हमने अग्रिम किस्त दे दी पुनर्वास की, सेकंड किस्त का पैसा नहीं मिल पाया। तो मेरा ये मानना है कि उनको सेकंड किस्त का पैसा भी दिया जाए। टाइम पर हम पैसा देंगे तभी वो भवन बना पाएगा। फिर आपदा आने को तैयार है। और आज दुर्भाग्य है कि इस बार आपदा, जहां पर हमारा आपदा केंद्र है धारचूला में मिनी स्टेडियम, उसमें एक महिला की मृत्यु होगी। होने को मृत्यु उसकी स्वाभाविक हुई, लेकिन वहां पर जहां पर 60 परिवार रह रहे हैं, उस जगह पर उसका जो हमारा हिंदू रीति रिवाज है उसका क्रियाक्रम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह हमारा धारचूला देहात का गांव है सिनिया खोला का, मैंने पिछली बार भी कार्य स्थगन में मामला लाया था। 11 SC के परिवार हैं, आज भी वो 3 छप्पड़ों में बैठ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका जो है मुझे जो है आपसे उम्मीद है कि आप एक मातृशक्ति हैं, और मातृशक्ति का जो दिल होता है बहुत बड़ा होता है। क्योंकि कभी आप लोग अगर उनके बीच जाए, खुद हमारे नेता प्रतिपक्ष जी गए थे, जब उनके आंसू आते हैं, उनके बच्चों की हालत देखते हैं, तो हमसे भी रहा नहीं जाता। मैं ये चाहता हूं कि आपदा प्रभावित चाहे कोई भी हो, उनके साथ न्याय हो, उनको मुआवजा दिया जाए। इसी तरह हमारा धारचूला का जो एल धारा है, सरकार ने उसकी सारी व्यवस्था की है, लेकिन मैं चाहता हूं जब तक हमारा वो एस्टीमेट बने तब तक BRO को करोड़ों रुपए का जो है टेंडर दिया गया वो मलवा हटा दे, जिससे कि फिर दोबारा हमारा जो है धारचूला डैमेज न हो। अगर 2019-20 में अगर वो मलवा हटा दिया होता तो आज धारचूला मल्ली बाजार जो है वो आपदा की चपेट में नहीं होता। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस आपदा के मामले में मेरे नियम 58 की सूचना पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज सदन की समस्त कार्रवाई को रोककर जो है इसमें चर्चा की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय श्री भुवन कापड़ी जी। अध्यक्ष जी धन्यवाद, आपने आपदा में हमें सुनने का मौका दिया। किसान, हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें आपदा से अलग अलग तरीके से लोग पीड़ित हैं। जैसे अभी आदरणीय बड़े भाई हरीश धामी जी ने बताया कि मलबा आ गया, पानी आ गया, घर बह गए और काफी बड़ा जनहानि हुई। लेकिन जो तराई है वहां बेमौसम बरसात, इस वर्ष में जो बेमौसम बरसात हुई तो किसान जो 6 महीने तपस्या करता है, मेहनत करता है और मेहनत करके जो अपनी फसल पैदा करता है, वो बेमौसम बरसात की वजह से फसल बर्बाद हो गई। धान की फसल बर्बाद हो गई। अब जब फसल के मुआवजे की बात आती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें जो भी KYC है, जहां भी सोसाइटी से खाद खरीदी जाती है, सोसाइटी में किसान का खाता है, अपने आप बीमे की रकम कट जाती है। और जब बीमा देने की बात आती है तो बैंकों के चक्कर लगाते हैं, तहसील के चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें जवाब मिलता है कि जब तक पूरे तहसील की 80% फसल बर्बाद नहीं होगी तो बीमा कवर नहीं करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंसान का बीमा है, गाड़ियों का बीमा है, हाथ टूटा तो हाथ का मुआवजा मिलता है, सर फूटा तो सर का मिलता है, गाड़ी का जितना नुकसान हो उतना मुआवजा मिलता है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो पैसा तो आपका 2-2, 3-3 अकाउंट से जबरन काट देती है, लेकिन जब आप बीमा क्लेम करने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई तहसील की 70%, 80% जब तक फसल खराब नहीं होगी आपको जो है बीमा नहीं मिलेगा, आप उसके अधिकारी नहीं है। अब फिर तहसील के चक्कर लगाते हैं। तहसील के चक्कर जब किसान लगाते हैं तो आप पर हेक्टेयर मुआवजा देते हैं। ये 8500 रुपए पर हेक्टेयर फसल पर मुआवजा मिलता है।
अगर हम धान की बात करें, अगर हम सामान्य तरीके से सामान्य फसल भी हो तो 1 हेक्टेयर में 75 कुंटल धान होता है और सरकारी समर्थन मूल्य के हिसाब से उसकी कीमत 1,53,000 रुपए होती है और किसान को मुआवजा मिलता है 8500 रुपए। तो आप समझिए, जो किसान लगातार कर्ज तले डूब रहा है, जो लगातार केवाईसी से अपनी फसल पैदा कर रहा है और आपदा आ जाती है, तो जो उसकी फसल की सामान्य कीमत 1,53,000 है, उसकी जगह उसे 8500 रुपए तहसील से मिलते हैं। तो आप समझिए किसान कैसे उबर सकता है, कैसे किसान की आय दुगनी हो सकती है। आज की सबसे जो तराई में विडंबना है, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो वर्ग 4 में बैठे हैं, सरकारी भूमि में बैठे हैं, फॉरेस्ट की भूमि में बैठे हैं, किसी ने दे दी उस भूमि में बैठे हुए हैं। जब उनका मकान टूटता है, उनकी जो झोपड़ी है वो बह जाती है और वो तहसील के में जाते हैं, भैया मुझे मुआवजा दीजिए, तो धक्का खाने के बाद 4,000 रुपए उन्हें मिलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहता हूं कि उस 4,000 रुपए में वो झोपड़ी कैसे तैयार हो सकती है। अभी धामी जी ने कहा मकान टूट रहे हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्र में कोई मकान टूटता है तो उसको 1,30,000 रुपए मिलते हैं, 1,01,900। और शहरी क्षेत्र में इससे कम। इतने पैसे में मकान कैसे तैयार हो सकता है। आज हम सब लोग सदन में बैठे हैं, ये पक्ष विपक्ष के लोग सब हैं, तो आज जरूरत है हमें इन सब चीजों में समीक्षा करने की कि जो हम आपदा की बात करते हैं, लगातार प्रतिवर्ष आपदा आ रही है। उत्तराखंड तो भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि बार बार आपदा आती है। क्या ये मुआवजा किसी व्यक्ति को देकर हम जो है उसको मदद कर सकते हैं? आज समीक्षा की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा, जो मुआवजे की राशि है, अगर इस राशि को आज के हिसाब से अगर समीक्षा कर बढ़ाया जाएगा तो हम वाकई ही ये कह सकेंगे फक्र के साथ कि भाई आपदा आई, उस आपदा में सरकार ने किसी किसान की, किसी आपदा पीड़ित आदमी की वाकई मदद करी। वरना ये आपदा में जो मुआवजे की राशि है, ये राशि सिर्फ और सिर्फ हम खाना पूर्ति कर रहे हैं, हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं और जिन लोगों को नुकसान हो रहा है उन्हें भी धोखा दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इसमें पीठ से निर्देश हो कि आज के हिसाब से आपदा की राशि को तय किया जाए, मानकों को बदला जाए और नियम 58 की इस सूचना को जो है कि सदन में चर्चा कराने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय श्री विक्रम सिंह नेगी जी। माननीय अध्यक्ष जी, भारी बरसात के कारण इस बार पहाड़ों में फसल खेतों में सड़ गई। इस बार जो धान की फसल थी, ज्यादा बारिश के कारण लोग घर तक भी नहीं ला सके और जो इकट्ठा किया उसका जो पराल भी था वो भी खेतों में सड़ गया। जितनी दालें थी भारी बरसात के कारण वो भी नहीं किसान के हिस्से आ पाई। लोग इस बात से बड़े परेशान हैं और भूख मरने के कगार पर भी हैं गरीब परिवार। दैवीय आपदा में भारी संख्या में मकान टूटे, रास्ते टूटे, ग्रामीण पुलिया टूटी, पेयजल लाइन टूटी, लेकिन राजस्व विभाग के जो मानक हैं वो उन्हें मानने को तैयार नहीं। ऐसे में कैसे ग्रामीण अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, ये कठिन विषय हो गया है। और मकानों के टूटने पर अगर एक भाई ऊपर के कमरे में रहता है, दूसरा भाई नीचे के कमरे में रहता है, तीसरा भाई बगल के कमरे में रहता है, चौथे नीचे के कमरे में रहता है, उसको 1 यूनिट मान लिया है। अगर किसी कारणवश उनका राशन कार्ड नहीं बदला गया, किसी कारणवश उनका बिजली का बिल अलग अलग नहीं हो सका, वो एक साथ बांटकर बिजली का बिल देते हैं, ये व्यवहारिक कठिनाई है और ये हर किसी के समझ में आ जानी चाहिए। चाहे हमारा पटवारी है, उसके ऊपर का अधिकारी कानूनगो है, तहसीलदार है, एसडीएम है,
ये व्यवहारिक चीजें हैं, इसका निस्तारण किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग जो उनको सुविधा मिलनी थी उससे वंचित हैं। मेरे क्षेत्र में डोबरा पुल से लेकर लंबगांव तक एक सड़क है, उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जितना आपका ये पूरा घेरा है, इसको आप कभी भी मंगा सकते हैं। अभी मैंने गड्ढे भरने की जो सीडीओ के अध्यक्षता में मीटिंग हुई तो वो सड़क उसमें भी नहीं ले रखी है। हम कई दिनों से मांग कर रहे हैं, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़क है, ये नागराजा धाम जाने वाली एकमात्र सड़क है, ये प्रतापनगर की लाइफ लाइन है। इसको जल्दी से इसका डामरीकरण भी करिए और इसका 1.5 लेन का बनाना इसे अति आवश्यक है। और मेरे क्षेत्र में कई ऐसी सड़कें हैं जिनकी हालत बहुत खराब है, जेसीबी से केवल लीक खोल दी गई है, मिट्टी के ढांग सड़कों पर लगे पड़े हैं, कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। एक भेलुंता में हलेज सड़क है, यह पूरी तरह से धंस चुकी है और बंद है। इसके नीचे 3 परिवार जिनका विस्थापन किया जाना है वो अटके हुए हैं, उनका विस्थापन तत्काल किया जाए। सिलारी गांव में अनुसूचित जाति के 2 परिवार जिनकी पूरी जमीन धंस चुकी है और इनके पास कोई जमीन बाकी नहीं है। जाए बेथान बस्ती में पहले ही विस्थापित हो चुके परिवार, लेकिन एक परिवार के पास वहां जमीन नहीं है। जो जमीन है वो जियोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट कर दी है कि यहाँ घर नहीं बन सकता है। ये ऋषिकेश में घर बनाना चाहते हैं, ये व्यवहारिक बात है। और अगर वो ऋषिकेश में घर बनाना चाहता है उसकी अनुमति टिहरी जिला प्रशासन नहीं दे रहा है। ये वो व्यक्ति अब कहां जाएगा, उसके पास ना कोई जमीन है, ना कहीं सरकार उसको जमीन दे रही है। ये देखने की बात है, ये व्यवहारिक समस्या है। माननीय अध्यक्ष जी, सड़क के लिए दैवी आपदा में 75,000 रुपए प्रति किलोमीटर का मानक है और अगर 1 किलोमीटर में 10 जगह सड़क टूट गई तो सड़क बनी नहीं सकती इस मानक के अनुसार। इसलिए मेरा निवेदन है कि सड़क के लिए दैवी आपदा का मानक आगणन के आधार पर होना चाहिए, जितने का एस्टिमेट है उतना पैसा जारी किया जाए जिससे कि सड़क की हम सही ढंग से मरम्मत कर सके। आग से पहाड़ों में, मैदान में कई जगह आग लग जाती है, लोगों की दुकानें जल जाती है, लोगों का सामान जल जाता है, घर जल जाता है, लेकिन दैवी आपदा में इसको नहीं लिया जा सकता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, ये एक कठिन समस्या है। उन परिवार का, दुकानों का, गरीब लोगों का नुकसान हो जाता है, उनको दैवी आपदा के मानक में लिया जाना चाहिए जिससे वो आगे का जीवन अपना काट सके, उसको सही ढंग से चला सके। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। धन्यवाद। माननीय श्री सुमित्र देश जी। माननीय अध्यक्षा जी, नियम 58 के तहत इस अति विशेष मुद्दे को आपने सुनने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं वर्ष 2021 में जाना चाहता हूं सबसे पहले, क्योंकि जो दैवीय आपदा उस समय आई और ऐसे समय पे आई जब किसी ने सोचा नहीं था, तो नैनीताल जो जिला था वहां पे 50 से ऊपर लोगों की मौत हुई। इसमें विशेषतः मैं बात करूं अगर गर्म पानी, रामगढ़, बिंदु खत्ता, चुकुम और मालदन चौड़, ये क्षेत्र बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए। और अवश्य 1 साल बीतने के बाद भी, जैसे कि पूर्व वक्ताओं की बातों को उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं, विशेषतः जो बात मानकों की माननीय सदस्य भुवन कापड़ी जी ने बोली, जो मानक है उसके अनुसार ये लोग अपने जीवन को वापस पटरी में नहीं ला पाए, तो अवश्य कहीं ना कहीं सरकार को इस पर गौर फरमाना पड़ेगा। एक और बड़ा चिंता का विषय है, आदरणीय सतपाल महाराज जी भी यहाँ है, हालांकि मुझे पता है कि एनएच का मैटर है, लेकिन जो हमारा एनएच है, जो अल्मोड़ा वाला नेशनल हाईवे है, अभी भी एक साल बीत गया लेकिन लगातार वहां मलबा पड़ा है, वो मलबा भी साफ नहीं वहां के लोग कर रहे हैं 1.5 साल से। आप लोग सब जितने पहाड़ के हमारे कुमाऊं के विधायक है उसी रास्ते से जाते हैं और 1.5 साल से मलबा वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है और वहां खतरे की घंटी लगातार बज रही है। वो क्षेत्र वैसे भी बहुत आपदाग्रस्त क्षेत्र रहता है, तो अवश्य मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। इसके अलावा अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो हमारी विधानसभा में 2 प्रमुख नाले हैं, एक रक्सिया नाला है, एक कलसिया नाला है। ये नाले जब उफान पे आ जाते हैं तो हमारा जो काठगोदाम का क्षेत्र है, डम्मरडुंगा का क्षेत्र है, बिठोरिया का क्षेत्र है, बमोरी का क्षेत्र है, ये पूरी तरीके से वाटर लॉक्ड हो जाता है, लोगों के घरों में पानी घुसता है। इसके भी जो मानक है ये बड़े कमजोर है।
किसी के घर में पूरा पानी भर गया, उसके कपड़े खराब हो गए, बर्तन खराब हो गए, सब किताबें खराब हो गई, और जो एसडीएम के हाथ में होता है मेरे ख्याल से 2,500 या 3,000 रुपए की कॉम्पनसेशन मात्र इसमें मानक अनुसार है। तो इस पर अवश्य आप लोग को गौर फरमाना चाहिए। नगर निगम क्षेत्र क्योंकि हल्द्वानी है, नगर निगम हर साल टेंडरिंग करता है नालों की सफाई, लेकिन आज तक हल्द्वानी वासी जितने हैं, मैं बल्कि लगातार वहां पे पूछता भी हूं कि किसी ने क्या नालों की सफाई होते हुए देखी है? तो अवश्य वो टेंडरिंग करते हैं, लेकिन नालों की सफाई नहीं होती है। तो नालों की जब सफाई नहीं होती है, जो उनकी जिम्मेदारी है, अवश्य उसकी वजह से भी जल भराव की स्थिति पैदा होती है, जिससे बहुत नुकसान होता है। इस वर्ष विशेषतः इतनी खूबसूरत ब्यूटिफिकेशन जब 2012 से 17 की सरकार थी, मेरी माताजी ने नैनीताल रोड की करवाई थी, लेकिन बड़ा दुख होता है कि एक वहां वॉकवे मॉल है, और जब भी बारिश हो जाए, 1 घंटे की बारिश हो जाए, तो वहां पे जितनी स्कूटियां अगर खड़ी होती है, मोटरसाइकिल, वो सब बह के नैनीताल रोड पे तैर रही होती। नौकायान एडवेंचर टूरिज्म, मुझे पता है प्रदेश में आदरणीय महाराज जी से कहूंगा कि आप टूरिज्म मिनिस्टर भी, आप बढ़ावा भी दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हल्द्वानी वासियों के लिए नौकायान का अवसर वही आता है एडवेंचर टूरिज्म का, कि जब बरसात हैवी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है मेरे क्षेत्र के लिए। और सीधी बात यह है कि अगर पहाड़ों की बात करी जाए, उत्तराखंड राज्य की बात करी जाए, पूरे परिप्रेक्ष्य में अवश्य विदेश की टेक्नोलॉजी, आदरणीय महाराज जी तो बहुत, आप विदेश भी घूमते हैं, सुबोध उनियाल जी भी काफी देशों में गए हैं, वहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगे होते हैं। तो अवश्य मेरी माता जी भी गई, बिल्कुल वो लाई भी, वहां से वापस अंश लाई भी, और उन्होंने हल्द्वानी को जो विकासशील क्षेत्र बनाया, अवश्य एक परिचय उन्होंने दिया है जी। तो मैं अवश्य सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, अर्ली वार्निंग सिस्टम टेक्नोलॉजी पे फोकस करके हमें अवश्य, क्योंकि आपदाग्रस्त, जैसे बोला गया, भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, आपदाग्रस्त जो परिस्थितियां आती हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इसका इकलौता इलाज है। तो अवश्य इस पे सरकार गंभीरता से विचार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा का विषय आज उठाने दिया। माननीय श्री खुशहाल सिंह अधिकारी जी। माननीय श्री इंजीनियर रवि बहादुर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने नियम 58 में मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आपदा के विषय में मेरे से अपने से पूर्व वक्ताओं से संबंध होते हुए मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। मेरी ज्वालापुर विधानसभा पूरी बरसाती नदियों से घिरी हुई है। एक और बंजारे वाला गांव है और एक और संगीपुर गांव है खादर क्षेत्र में, जो कि पूरा का पूरा बरसाती नदियों पे है, राजाजी नेशनल पार्क पे है। और जब जब बेमौसम बारिश और आपदा वहां आती है बारिश के सीजन में, तो वहां हाल बड़े खराब होते हैं और लोगों के लिए 10-10, 12-12 किलोमीटर लंबा सफर तय करना होता है। मैं नियम 58 में जो भी बात अपनी रख रहा हूं, माननीय मंत्री जी उसको नोट भी कर रहे हैं। आगे चल के अपने आंकड़ों की जादूगरी से ये भी शो कर देंगे कि ज्वालापुर विधानसभा बहुत प्यारी है, बहुत लाजवाब है और उसमें सब कुछ अच्छा है। पर मैं आपको थोड़ा सा आपके माध्यम से मैं संज्ञान में लाना चाह रहा हूं। कल भी मैंने एक प्रश्न लगाया था जो कि आतारंकित हुआ था, उसका कुछ मेरे पे जवाब आया। जवाब ऐसा आया है कि आप भी अब सुन लीजिए और मैं आपको सुना भी देता हूं। मैंने पूछा था, ज्वालापुर विधानसभा के क्षेत्र बंजारे वाले से संगीपुर तक कितनी बरसाती नदियों के कारण पानी से काश्तकारों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो रही है। जवाब आया, मैंने ये भी पूछा, हाँ यदि है तो मंत्री जी बताएं कि बरसाती पानी की फसलों के लिए बचाव के लिए हम क्या कर रहे हैं, कितना पिचिंग कार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्षा जी, जवाब आया कि हमने 33 लाख के पिचिंग इस पर के कार्य करे हैं, पिचिंग कार्य करे हैं, और नदियां सिर्फ एक बताई गई है सोलानी। मैं माननीय पूरे सदन को ही बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ज्वालापुर विधानसभा में रायघटी नदी है, सोलानी नदी है, मोंद्रो नदी है, चिल्लावाली नदी है, रतमाओ नदी है, कान्या नदी है। ये नदियां ऐसी हैं और इसमें से एक रतमाओ नदी एक ऐसी है, उसका नाम ही इसलिए रखा हुआ है और रातों रात अपना रास्ता बदल देती है लगती। इन्होंने बताया ना, मैं उधर से निकल गई। नहीं, अरे माननीय सदस्य जी, नहीं मैं बताऊंगा। अरे साहब,
जंगीपुर खेड़ी से चलो कोई आप मेरा IQ टेस्ट ले लीजिए, मैं दूंगा। हरीश भाई धमका क्यों रहे हो? मान्य धमका क्यों रहे हो? अरे शहजाद जी बोल शहजाद जी धमका रहे हमारे मोहन बाग हो। शहजाद जी के शहजाद जी के बजाय मोहन बाग को धमका रहे हो यार। माननीय सदस्य बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कोई IQ टेस्ट लेना चाह रहा है तो मैं दूंगा। भाई डिग्री लेके आए हैं, फर्जी डिग्री लेके नहीं आए हैं। हम देंगे टेस्ट, जो लेना चाह रहे हैं, अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं वो भी देंगे, बट मैं अपनी बात को भी आगे करूंगा, वरना चीजें मैं बड़ा वो हो जाऊंगा। तो ये नदियां जो है, इसमें सिर्फ एक नदी बताई गई है और इन्होंने मात्र 33 लाख का उसमें कार्य बताया, जबकि ये डिस्टेंस तकरीबन 50 किलोमीटर के समथिंग बैठता है। और जब वहां पे बेमौसम बारिश होती है, बरसाती मौसम में बारिश होती है, तो हालत ये होता है कि हमें 10-15 किलोमीटर फालतू चल के आना पड़ता है और घरों में पानी होता है। अभी हाल फिलहाल में भी एक शहीद वाला गांव है, उसका पानी बुधवा शहीद में चला गया। बच्चों के स्कूल 3 दिन बंद रहे हैं खेड़ी गांव में। हमारे अभी एक सम्मानित अधिकारी से भी मैं मिला, आपदा के टाइम में ही, बारिश के टाइम में ही, बरसाती मौसम में एक पुलिया वहां पे डैमेज हो गई। वो पुलिया खेड़ी से इब्राहिमपुर को जोड़ती है, भगवानपुर को जोड़ती है, और वो पुलिया पे बच्चों की स्कूल बस चलती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो सब बच्चों को पढ़ने के लिए शहर की कस्बों की तरफ आना पड़ता है। तो मेरे 4 महीने पहले वहां मौके पे निरीक्षण करने के बाद भी, PWD डिपार्टमेंट में पैसा होने के बाद भी आज तक वो पुलिया नहीं बनी है। वो क्षतिग्रस्त है और वो किसी ना किसी न्योता दे रही है किसी हानि को, कि कभी ना कभी वहां पे कोई ना कोई हादसा जरूर होगा। तो ये जो मेरा कहने का उद्देश्य है, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम प्रश्न उठाते हैं और प्रश्नों के जवाब अगर हमें अच्छे से ना दिए जाए, या तो हमारे सम्मानित मंत्री बताने में कुछ आनाकानी कर देते हैं या फिर अधिकारी इनको घुमा रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम कुछ पूछ रहे हैं, ये कुछ और बता रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि उस पर कब इस पर का कार्य होगा। क्यों बरसाती नदियां चलती है, लोगों के घरों को नुकसान करती है, उनकी हजारों बीघा फसल बर्बाद होती है। अब उसे रोकने की रोकथाम क्या होगी? रोकने की रोकथाम यही तो होगी कि हम वहां पे इस पर का कार्य करें। उसमें लाखों नहीं करोड़ों रुपया लगेगा, वो सरकार के द्वारा लगेगा। पर अभी तो आप हमें बता रहे हैं कि हमने इतना कार्य कर दिया, 33 लाख से कुछ नहीं होने वाला। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस पीठ के माध्यम, आप अपनी पीठ के माध्यम से इनको आदेश करें कि ज्वालापुर विधानसभा एक बहुत पोटेंशियल वाली विधानसभा है और हरिद्वार जिले की सबसे बैकवर्ड विधानसभा है, तो उस पर ये स्तर का कार्य करवाया जाए। इतनी महत्वपूर्ण सूचना पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय श्री आदेश सिंह चौहान जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नियम 58 की सूचना पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने सम्मानित सदस्यों के साथ अपने को संबद्ध करते हुए, क्योंकि आपदा पूरे उत्तराखंड के एक गंभीर विषय है, उसी में मेरा जसपुर विधानसभा और काशीपुर विधानसभा भी उससे अछूती नहीं। इन दोनों विधानसभाओं में एक ढेला नदी है जो दोनों विधानसभाओं के बीच से लगती है, एक फीका नदी है जो यूपी और जसपुर की सीमा से लगती है, एक खाली बार पट्टी है फीका नदी पर। वो फीका नदी कभी यूपी में बहती थी अमानगढ़ रेंज के पास, आज 500 मीटर वो किसानों की जमीन काटकर खाली पार पट्टी गांव में बह रही। और मैं पिछले पूरे 5 साल उसकी विधानसभा में कई बार मांग करता रहा कि इसकी पत्थर पिचिंग होनी चाहिए, लेकिन केवल पैसे का हवाला देकर कि साहब सरकार पर पैसा नहीं, अधिकारी, क्योंकि यहां से तो कुछ ना कुछ जो भी जवाब मिलता ही है। अधिकारियों से पूछा गया कि हमें पैसा नहीं मिलता, और पैसा मिलता है तो कट्टा पिचिंग, जो सीमेंट का कट्टा सीमेंट निकलने के बाद वो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाता है, उसमें भर के मिट्टी रख दी जाती है, जो मात्र एक बारिश में ही वो खत्म हो जाता है। वो पैसे का मिसयूज होता है या वो बंदरबाट होती है, वो भ्रष्टाचार का एक नमूना है। उससे कभी भी किसी कीमत पे भू कटाव नहीं रुक सकता। लेकिन सरकार कभी, जिन किसानों की जमीन कटी उन्हें आज तक कभी मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि उनकी कीमती जमीन वो रेतीली बन गई जो उसमें कुछ पैदा नहीं होता। और उस गांव की जहां की मैं बात कर रहा हूं, उस गांव में तो उन्होंने यूपी ने कब्जा कर लिया, वो कहते हैं जमीन हमारी हो गई, क्योंकि वहां सीमा नदी है
वो कह रहे नदी इधर पहुंच गई तो ये जमीन हमारी। पिछली बार मैंने नपवाने का प्रयास किया तो वो तैयार हुए, बोले आप ऐसे ही जोत लो लेकिन ये जमीन हमारी। उन्हें वो जो सब्जी उब्जी बोते हैं नदियों में वो भी नहीं लगाने दे रहे। अब आप देखिए इस तरह तो यूपी हमारे उत्तराखंड में और घुसता चला आएगा। नहीं, सिंगाड़े उसमें नहीं होते यार, तरबूज। लेकिन मुआवजा बड़ा भाई तो है, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई को कब तक दबागा? उससे नुकसान तो किसान का है, सरकार का तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि जो है किसान की तो जमीन चली गई। लेकिन मैं कह रहा हूं इस तरह हम जो है एक तरफ कहते हैं किसान की आय बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन बढ़ेगी कैसे? एक दूसरा अभी हमारे, क्योंकि इन्होंने भी कहा जो आगजनी होती है फसल में, क्योंकि गेहूं की फसल में बहुत आगजनी होती है, उसे आपदा के हिसाब से पैसा नहीं मिलता, उसे मंडी परिषद पैसा देती है, जबकि वो भी आपदा है। उसका पैदा होता है बीघे में 2, मतलब कम से कम मानो तो 3 कुंटल, नहीं तो अधिकतम 4 कुंटल तो होता ही है। 60 कुंटल का एवरेज गेहूं का आता है। भूसा उसका जला हुआ अलग, लेकिन उसे मिलते कितने हैं? 10,000 रुपए एकड़। नहीं, मंडी जो देती है, ये धान में है जो तुम कह रहे हो, ये धान का है, ये मैं गेहूं की बात कर, तो उससे उसकी लागत भी वापस नहीं होती। एक अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सरवर पखेड़ा गांव है, ये काशीपुर विधानसभा में, उसमें विधानसभा जसपुर है लेकिन परगना काशीपुर पड़ता है। 2 भाइयों का घर जल के बिल्कुल राख हो गया 2 तारीख को। उन्हें मुआवजा दिया गया। एसडीएम महोदय को जब मैंने फोन किया तो एक परिवार को 13,000 रुपए दिया है। एक 8,000 का चेक, एक 5,000 का चेक, एक परिवार को 13,000 रुपए मिले। वो तो अच्छा हुआ कि वहां 2 सिलेंडर भी उनके रखे थे। मैंने कहा भैया ये सिलेंडर भरे थे क्या? बोले साहब भरे होते तो हमारे बच्चे भी खत्म हो जाते। बोले हम पे पैसे नहीं थे तो ये सिलेंडर भरे हुए नहीं थे, क्योंकि वो उज्ज्वला गैस वाले सिलेंडर थे। खाली होने की वजह से उनके बच्चों की जान बची। नहीं, उज्ज्वला के मैं अभी मंगा दूं। देखिए सुनिए, मैंने, क्योंकि मैं आपको चौहान जी मैं आपको बता दूं, मैंने गैस एजेंसी वाले को बुलाया। मेरी बात सुनिए आप, मैंने एजेंसी वाले को बुलाया तो उसने बताया कि ये मतलब हम वापिस कर लेंगे क्योंकि हमारे यहां इंश्योर्ड हैं ये। तब पता चला कि उज्ज्वला वाले हैं। तहसीलदार वहां पहुंचे थे, एसडीएम ने तहसीलदार को भेज दिया था, छुट्टी का दिन था जब मैं पहुंचा था, तो उन्होंने 13,000 बोले हम तत्काल दे सकते हैं, हम पे इससे ऊपर देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन क्या 13,000 में किसी का घर बनेगा? यह मानक बदलने की जरूरत है। यह मानवता के तहत सोचना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति कोई खुशी में आग नहीं लगा सकता, परिस्थिति बस कच्चा घर नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी परिस्थिति अलाउ नहीं कर रही, तभी वो कच्चे घर में रह रहा है। लेकिन अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे, सदन नहीं सोचेगा, तो कौन सोचेगा? तो ऐसी बेमौसमी बरसात की बात है। आपको मैं बताऊं, अभी बेमौसमी बरसात हुई, धान की फसल बहुत जगह नष्ट हुई। मैंने, क्योंकि मैं मौके पे बरसात नहीं निकला, मैं एसडीएम महोदय पे गया तो मैंने कहा आप इसको अभी सर्वे करा लीजिए, क्योंकि सर्वे कराएंगे आप। बात किसान क्या है, जैसी बारिश रुकेगी वो अपनी धान की फसल चाहे उसमें कम निकले या ज्यादा, वो तुरंत काट कर उसे सड़क पर निकाल देगा। लेकिन जो उसका नुकसान होगा फिर वो कहेंगे साहब इसमें धान ही नहीं, क्योंकि इसमें कट गया। तो इसकी पहचान कैसे होगी? और वही हुआ, क्योंकि 1 दिन बारिश, 2 दिन बारिश पड़ी, तीसरे दिन किसान ने वो धान कटवा कर सड़क पर निकाल लिया। जब वहां पटवारी लेखपाल जाता है तो वो फोटो खींचता, सारी धान कटा हुआ है। अरे भाई धान तो उसका खराब हो गया, उसने तो पुराल बचाने के लिए, जो बीज बच गया उसे बचाने के लिए उसने प्रयास किया। लेकिन कहीं भी किसी गांव में एक भी रिपोर्ट नहीं बना के दी है तहसीलदार ने कि साहब यहां धान का नुकसान हुआ है। लेकिन मेरे मोबाइल पर आप देख सकते हैं, मैं वीडियो डाल रखी है मैंने, जो धान बिल्कुल बारिश के पानी में, पानी ऊपर चल रहा है। लेकिन उसका कारण यह कि वो सर्वे अगर बरसात में होता तो उसका मुआवजा उसे मिल सकता था। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की सारी कार्रवाई रोककर चर्चा की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय श्रीमती अनुपमा रावत जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि नियम 58 में आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा को रखा। आपदा से हमारा पूरा राज्य ग्रसित रहता है, चाहे भूस्खलन हो या बरसात हो, बाढ़ आए तो पूरा क्षेत्र को प्रभावित करती है, चाहे पर्वतीय क्षेत्र आए या तराई मैदानी क्षेत्र आए। मैं अगर जनपद हरिद्वार की बात करूं तो कई विधानसभाएं हैं, चाहे मेरी खुद की विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण हो, ज्वालापुर हो, खानपुर हो, लक्सर हो, कई ऐसी विधानसभाएं जो कि
बरसात का जो बरसात शुरू होती है उसके बाद बाढ़ की स्थिति की वजह से वहां तटबंध पुल वगैरह टूटते हैं और किसानों की और जो आम वैसे जमीन है उसका बहुत कटाव होता है, बहुत नुकसान होता है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की बात अगर मैं करूं तो मेरी पूरी विधानसभा जो है वो तट के ऊपर है, गंगा के इस पार और गंगा के उस पार। एक हिस्सा लक्सर रोड है, एक लाल ढांग का है। मैंने पिछले सत्र में भी ये बात रखी थी कि कांगड़ी और तिलकपुरी के जो 2 मजरे पड़ते हैं, गांव पड़ते हैं, इनमें तटबंध जो बने हैं उसकी पिचिंग की जाए। उसमें एक टेम्परेरी वो तो किया गया, मिट्टी का कट्टे लगाए गए, लेकिन माननीय अध्यक्षा जी उससे जो है वो कटान को नहीं रोक रहे, खेती की जमीन को, लोगों के घर को। उल्टा अभी 2 महीने पहले कांगड़ी में जब बरसात का पानी बहुत उफान में था, 2-3 महीने पहले, तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि आगे के जो मकान थे वो खाली करवाए गए। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा रहा है? और जब मैंने संबंधित विभाग से बात की तो वो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा टेम्परेरी कट्टे लगा के ये मिट्टी के जो बोरे हैं उनसे उसको रोकेंगे। तो मेरा आपके पीठ के माध्यम से ये अनुरोध है कि ये इस कार्य को जल्द से जल्द जो है परमानेंट कार्य किया जाए। और उसी तरीके से लालढांग का हिस्सा आता है, रसूलपुर मिठीबेरी न्याय पंचायत आती है, उसमें ग्राम रसूलपुर, मिठीबेरी और ढंडियानवाला तक वही, क्योंकि वहां पर भी रवासन नदी बह रही है, तो उसमें पूरा जो भूमि थी, खेती की भूमि थी, वो पूरी कटान हो गई। और सबसे दुखद जो बात है, पीड़ादायक बात है कि पटवारी तक वहां वो नहीं थे, तो वो अपनी एप्लीकेशन ग्रामीण जन किसको देंगे? मैं जब वहां पर गई मौके पर, मैंने वहां से जिला अधिकारी महोदय से बात की, उसके बाद तो वहां पटवारी रखे गए, लेकिन जो मुआवजा है वो तो पहुंच नहीं पाया। जब तक वो कहते हैं कि हमारे पास पटवारियों की कमी है, कैसे आएगा? ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। आपदा किसी का इंतजार नहीं करती। आपदा जब आएगी, बारिश जब होगी, तो उसके बाद जो नुकसान होगा किसान को या जो आम जन व्यक्ति है जिसकी घर बह गया या जिसकी जमीन बह गई, वो उस मुआवजे के लिए किसके पास जाएगा? हर कोई नहीं जा सकता है। तो उसके लिए ऐसा सिस्टम जो ग्रामीण उसमें है वो होना चाहिए। उसी तरीके से जब बरसात होती है, अतिवृष्टि होती है, अचानक बेमौसमी बरसात होती है, तो उसके लिए जो मुआवजा दिया जाता है वो भी नहीं मिल पा रहा। कई जगह दिक्कतें हैं। ये हम लोग सब जितने भी विधायक हैं इसको फेस कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूं कि जो ये आपदा का इशू है इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए इसके लिए जो मुआवजे का है, जो तटबंध का मैंने आपके सामने रखा है, इनका जो है परमानेंट आप एक सोल्यूशन दें तो आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। माननीय श्री प्रीतम सिंह जी। अब एक बात बता दूं, विधायक माननीय अध्यक्षा जी, नियम 58 की सूचना पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी हमारे सम्मानित साथी धामी जी ने, कापड़ी जी ने, विक्रम नेगी जी ने, सुमित जी ने, रवि जी ने, आदेश गुप्ता जी ने बड़े विस्तार से प्रदेश के अंदर जो देवी आपदा आ रही है और उससे जो क्षति किसानों को और स्थानीय लोगों को हो रही है उसके परिप्रेक्ष्य में बड़े विस्तार से अपनी बात कही। उन तमाम बातों से अपने आप को शपथ करता हूं। अध्यक्ष जी, हमारा राज्य छोटा है, लेकिन इसकी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ पर देवी आपदाएं लगातार आती रहती हैं और जो देवी आपदा आती है उससे गरीब कृषक, आमजन बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और जो मुआवजे की धनराशि है वो बहुत कम है, या कह लीजिए कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और सुबह तो जो है संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि अपार कृपा जो है केंद्र सरकार की राज्य